So question number 14 is, again it has got three another types, and first type of question is, name the method of refining which is based on the principle of adsorption. So आपसे पूछा जा रहा है कि उस मेथड का नाम बताना है प्योरिफिकेशन का या रिफाइनिंग का जो कि एडसॉर्प्शन पे बेस्ड है, एडसॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. सो देखिए एडसॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन ये दोनों जो फिनोमिनाज हैं इसको हमने सॉलिड स्टेट का एक्चुअली क्वेश्चन है. ये सॉलिड स्टेट्स हमने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड ये एडसॉर्प्शन टर्म्स आती हैं. अब जो ये क्वेश्चन बिलोंग करता है ये करता है मेटलर्जी वाले चैप्टर से, क्रोमेटोग्राफी वाला जो आता है लास्ट में. सो देखिए हमें पहले समझना है कि एडसॉर्प्शन पे बेस्ड मेथड की या एडसॉर्प्शन पे रिलेटेड मेथड्स भी है कौन सा है होगा. तो इसका जो इजीली एक लाइन का आंसर होगा वो तो क्रोमेटोग्राफी इज द मेथड ऑफ रिफाइनिंग. क्रोमेटोग्राफी जानते हैं हमने लास्ट के चैप्टर में आपके मेटलर्जी वाले में है. सो इसमें क्रोमेटोग्राफी के अगेन इट हैज गॉट अनदर टाइप्स भी होते हैं. अब यहाँ पे बात हमारी ये कर रहे हैं कि एडसॉर्प्शन बेस्ड प्रिंसिपल है इसका. तो देखिए इसमें जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो एक्चुअली होता क्या है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट एडसॉर्बेंट पे जाके एडसॉर्ब हो जाते हैं. अब ये एडसॉर्ब वर्ड बड़ा यूज हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि एडसॉर्प्शन होता क्या है एग्जैक्टली. सो दो टर्म्स हैं, एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. आई होप कि आपने पढ़ा भी होगा सॉलिड में, सरफेस में. सो एडसॉर्प्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली, अब यहाँ पे ब्रीफली हम बात करेंगे. एडसॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि एब्जॉर्प्शन कर ले तो वो एक बल्क फिनोमिना हो जाता है. अब ये एक्चुअली होता क्या है, ये सरफेस फिनोमिना, बल्क फिनोमिना, व्हाट इज इट. सो देखिए सरफेस फिनोमिना को अगर हम एग्जांपल से बात करें, मान लीजिए कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर मान लीजिए कोई एक गिलास पानी हमने थोड़ा सा उस पर गिरा दिया है, तो जो वाटर है वो उसके सरफेस पे रहेगा. तो ये तो हो गया सरफेस फिनोमिना, मतलब एडसॉर्प्शन हुआ उसका. अब ये मान लीजिए मैंने इस पेपर की जगह या हाथ की मान लीजिए जगह पे एक मैंने स्पंज यूज कर लेता हूँ. सो इन दिस केस क्या होगा, स्पंज जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, सूख लेगा उसको. सो वो हो जाता है बल्क फिनोमिना. सो यहाँ पे हम सिंपल सी बात कर रहे हैं भी क्रोमेटोग्राफी है, ये एक ऐसा रिफाइनिंग मेथड है विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडसॉर्प्शन. सो अब इसमें हम ब्रीफली ये भी बात कर सकते हैं कि इसमें होता क्या है. हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्या होता है इस मेथड में, बट स्टिल आप चाहे तो एक लाइन छोटा सा वहां पे लिख के आ सकते हैं. So and this line is talking about the process of chromatography. अब इसमें होता क्या है, in this method different components of a mixture, समझिएगा, different components of a mixture, जिसको आप मिक्सचर लिया आपने उसके different components जो हैं are differently adsorbed. adsorb समझ गए, सरफेस पे adsorb हो रहे हैं, accumulate हो रहे हैं on an adsorbent. अब adsorbent क्या हुआ, जिसके ऊपर सरफेस फिनोमिना प्रोसीड या जिसके ऊपर सरफेस फिनोमिना हो रहा है, एडसॉर्बेंट. अब इस केस में मेरा हाथ जो है वो जो सरफेस है वो एडसॉर्बेंट के रूप में बिहेव करेगा. तो सिमिलरली आपको समझ में आ गया होगा, इन दिस मेथड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर डिफरेंटली एडसॉर्ब्ड ऑन एन एडसॉर्बेंट. जस्ट इतना सा ब्रीफली आपको लिख के आना, एंड द फाइनल आंसर इज क्रोमेटोग्राफी इज द मेथड. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर सेकंड क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, what is the role of depressant in froth flotation process. So let's see what is the role of depressants in froth flotation process. मेटलर्जी का अगेन मेटलर्जी वाला ही चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है ये. अब मेटलर्जी में हमने देखा है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में पूरा हमने डिटेल में इसके क्वेश्चंस जो हैं ईयर बाय ईयर रिपीट भी होते हैं. अब डिप्रेसेंट का कभी कभी यूज पूछ लिया जाता है, कभी कभी कलेक्टर्स जो यूज होते हैं उनका यूज पूछ लिया जाता है, कभी कभी मतलब इसके जो भी हमने उसमें प्रोसेस में यूज किए थे उन सब का यूज रेगुलरली पूछता रहता है, कभी कभी एग्जांपल्स भी पूछ लिए जाते हैं. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. डिप्रेसेंट्स क्या काम करेंगे. सो देखिए डिप्रेसेंट्स जो होंगे, आपको पता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो था वहां पे एक तो फ्रोथ था, फ्रोथ से हमने क्या करा था, और वगैरह को एक्सट्रैक्ट किया था, उसमें हमने वाटर और ऑयल वगैरह यूज किए थे. वो ऑयल ने क्या करा था, बबल्स जनरेट किए थे, बबल्स प्रोड्यूस करने की वजह से हमने और फ्रोथ है जो झाग था उसके साथ में और को हमने सेपरेट कर लिया था. अब इस कंडीशन और जो मान लीजिए जो गैंग पार्टिकल या वाले जो इम्प्योरिटीज थी वो किसके साथ में, वाटर के साथ में मिल गई थी, हमें आइसोलेट कर ली थी. सो अब हम ये बात करते हैं कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड था, आपको ध्यान होगा कि ये किसके लिए यूज होता है. एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स. सल्फाइड ओर्स जो होंगे उनके प्योरिफिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं. अब देखिए अब एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है, मान लीजिए कि आपने जो फ्रोथ से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं
उस कंडीशन में मान लीजिए 2 सल्फाइड ओर्स हैं, अब आपको एक को ही उसमें आपको आइसोलेट करना है, बट वहां पे दो सल्फाइड ओर्स आ जाते हैं झाग में के फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, तो आपको आइसोलेट करने के लिए किसी चीज की आपको जरूरत होगी, एंड वही चीज डिप्रेसेंट के फॉर्म में काम करती है। तो मतलब डिप्रेसेंट आप यूज करोगे तो दो जो सल्फाइड ओर्स आ रहे हैं उनमें से एक आप अपने जो भी आप रिक्वायर्ड है तो आप उसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, उसको आइसोलेट कर सकते हो। अब इसको एक और एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए सल्फाइड ओर्स ही है, फ्रोथ में मान लीजिए फाइनली लेड पीबीएस या और ZNS, दो आप सल्फाइड ओर्स आपके पास में है लेड सल्फेट। सो अब मान लीजिए कि इनमें से आपको एक को आपको आइसोलेट करना है, दूसरे को नहीं, दूसरे को मतलब आइसोलेट करना है, तो इस केस में हम डिप्रेसेंट के फॉर्म में यूजुअली NaCN वगैरह यूज करते हैं। सो आपको समझना ये है कि डिप्रेसेंट का एक्चुअली काम क्या है। डिप्रेसेंट का काम इतना सा है कि जो इम्प्योरिटी, जो आपको डिजायर्ड सल्फाइड ओर है, आप उसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाओ। सो यहाँ पे बात करते हैं डिप्रेसेंट का यूज क्या लिखेंगे आप वहां पे, डिप्रेसेंट्स आर यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ टू सल्फाइड ओर्स। टू सल्फाइड ओर की बात चल रही है, एक होगा तो आप इजीली आइसोलेट कर ही लोगे उसे। So separation of two sulfide ores by adjusting proportion of oil to water। इसको भी लिख सकते हैं लास्ट में कि आप एडजस्ट करेंगे proportion of oil to water। अब ये ऑयल और वाटर का क्या यूज था, इसको मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं आपको, इम्प्योरिटीज और पार्टिकल्स को आइसोलेट करने में इसका यूज था। So अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, एंड वंस अगेन क्वेश्चन नंबर इज 14। सो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लाइमस्टोन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। सो पहली बात तो हम ये करेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 जो है, लाइमस्टोन जिसको भी हम बोलते हैं चूना पत्थर, उसका हमसे यूज पूछा जा रहा है कि आप किस यूज में यूज करते हो उसका, जब आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हो इसके ऑक्साइड से। अब आयरन का ऑक्साइड क्या होता है, हम इसको किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आयरन का ऑक्साइड अगर आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी के चैप्टर में, सो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हीमाटाइट से। हीमाटाइट इसका जो एक ओर होता है आयरन का, इससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। और जो प्रोसेस होता है आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का, ये यूजुअली होता है ब्लास्ट फर्नेस में। आई होप कि आपने ये सब पूरा मेटलर्जी के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का यूज पूछा जा रहा है कि आप जो एक प्रोसेस है इसका आयरन के एक्सट्रैक्शन में, उसमें क्या यूज होगा इसका। सो देखिए जो लाइमस्टोन है CaCO3 है, ये एक्चुअली एज ए फ्लक्स के फॉर्म में यूज करते हैं हम इसको। अब ये फ्लक्स क्या है, फ्लक्स आप यूं कंसीडर कर सकते हैं जो कि थ्रू आउट वाला मटेरियल होता है। तो आप ये जो फ्लक्स होगा अपने साथ में और जो इम्प्योरिटीज वगैरह कह सकते हो उनको भी साथ में ले आता है या निकाल देता है। सो इस फॉर्म में हम CaCO3 का यूज करते हैं। सो हमें कैसे आपको इसको ड्रॉ करना है, कैसे लिखना है आंसर को, लाइमस्टोन CaCO3 एक्ट्स एज फ्लक्स। फ्लक्स क्या है हम बात कर चुके हैं, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे एक बात हम बता चुके हैं कि भाई जो आयरन हमें इसका ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3 हेमेटाइट से हमें मिलता है ये। सो इसके इस ऑक्साइड से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे आयरन को। सो इट फॉर्म्स स्लैग विद इम्प्योरिटी SiO2। अब ये देखिए, इट फॉर्म्स स्लैग विद इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटीज है उनको साथ में लेके आएगा ये लाइमस्टोन। सो इट फॉर्म्स स्लैग, स्लैग भी वही कह सकते हैं इम्प्योरिटी काइंड ऑफ होता है, अपने आप में ये क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, उसके साथ में इसको भी ये बाहर थ्रो आउट कर देगा। सो अब केमिकल रिएक्शन ये कैसे होगी, CaCO3 लिया हमने लाइमस्टोन, अब उसको हमने हीट किया तो ऑब्वियसली जानते हैं CaO बनेगा एंड CO2 गैस इवॉल्व होगी। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में देखिए हो क्या रहा है, जो यहाँ पे CaO बना वो क्या करेंगे हम, इम्प्योरिटीज के साथ में आना है उसको। अब इम्प्योरिटी यहाँ पे क्या है, SiO2, सिलिका जो होता है वो एक इम्प्योरिटी के रूप में बिहेव करता है। सो CaO SiO2 के साथ में रिएक्ट होता है और CaSiO3 बना लेता है, विच इज अ स्लैग, विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। तो यहाँ पे जो SiO3 इम्प्योरिटी थी, तो फाइनली हुआ क्या, लाइमस्टोन का यूज यहाँ पे क्या था, इसने साथ में आके क्या करा, इसने एज ए फ्लक्स के रूप में बिहेव किया यहाँ पे और स्लैग के साथ में बाहर निकल जाता है।